नेक्स्ट हम मूव करते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ। इक्विटी सिक्योरिटीज़। इक्विटी मार्केट्स में हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, जिनके अंदर नंबर 1 है कॉमन स्टॉक। हाँ, पहले ये समझ रहे हैं कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी बेसिकली ओनरशिप होती है, राइट्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो इस वजह से हम इक्विटी का रेफरेंस बोल रहे हैं कि ये एक किस्म के ओनर्स होते हैं, ठीक हो गया। कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक्स वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ मतलब मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में बात करूँ तो ये ओरिजिनल कंपनी के ओनर्स होते हैं। नंबर 1 इनको रेजिडुअल क्लेम मिलता है कि कंपनी में जो भी बचेगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो इनको मिलेगा। कंपनी ख़त्म हो गई है तो लास्ट के अंदर जितने भी पैसे बचेंगे, जो भी चीज़ें बचेंगी, वो सारी सैल्यूट करके जो भी होंगे वैल्यू वो भी इन्हीं में डिवाइड होगी। तो इस तरीके से रेजिडुअल क्लेम जो भी आखिर में बचेगा वो सारे का सारा इनको मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये एक इनको एडवांटेजेस होता है। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है मैक्सिमम उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख, ठीक हो गया, और आप जी आपके मतलब 10 लाख के आपने शेयर्स बाय किए हैं, कंपनी को लॉस हो गया तो आप 12 लाख 11 लाख उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितने के शेयर्स ख़रीदे हैं आप मैक्सिमम उतने ही आपका लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डैट मीन्स लाइबिलिटी इनके अंदर लिमिटेड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ वोट। ये जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं इनको वोटिंग राइट भी मिलता है, ठीक है। ये वोट डाल सकते हैं, वोट डाल के ये क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। CEO अपॉइंटेशन, इन सारे कामों के अंदर जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उनको डायरेक्टर्स को CEO को अपॉइंट कर सकते हैं। देन प्रॉफिट, इनका राइट है कि बिजनेस में से जो प्रॉफिट हो उनमें से इनको हिस्सा दिया जाए। देन प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है, मतलब हम सिंपल लफ्ज़ों में बोलते हैं जैसे ना वो कि भी पैदाइशी हक किसी का होना या किसी का पहला हक होना, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव राइट इनका ये होता है कि जब आप न्यू शेयर्स इशू करने लगे हो तो उन शेयर्स के अंदर पहला हक इनका होता है कि भी पहले इनको ऑफ़र किया जाए कि हाँ भाई हम शेयर्स बेचना चाहते हैं, आप ख़रीदना चाहते हो। अगर ये बोलें कि नहीं जी हमने नहीं लेना, तो देन जनरल पब्लिक की तरफ जाया जाए, पहले इनको शेयर्स ऑफ़र की जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। और राइट शेयर्स का नाम भी जनरली हम आम ज़ुबान के अंदर इनके बारे में यूज़ करते हैं। देन हमारे पास दूसरी टाइप है डेट इज़ प्रेफर्ड स्टॉक। वो कॉमन स्टॉक थे, ये प्रेफर्ड स्टॉक है। प्रेफर्ड स्टॉक कौन से होते हैं, वो स्टॉक्स जिनको प्रेफरेंस दी जाए दूसरे स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। मतलब इनको कॉमन स्टॉक के ऊपर प्रेफरेंस होती है कि पहले इनको प्रॉफिट दिया जाएगा, बाद में कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनके नाम के साथ प्रेफर्ड या प्रेफरेंस का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। फर्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिक्स्ड डिविडेंड्स, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है कि भी आपको 10% 7% ऐसे फिक्स होता है कि इतना आपको इस शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, और वो फिक्स होता है, वो चलता रहता है, उसमें कमी बेशी नहीं होती, ठीक हो गया। लिमिटेड, वो अगेन इनके अंदर भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है लाइक कॉमन स्टॉक की तरह। प्रायोरिटी ओवर कॉमन, वो मैं बात कर चुका हूँ कि कॉमन स्टॉक के ऊपर इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इसी वजह से इनका नाम प्रेफर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स ट्रीटमेंट। ये जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं ना आपके, इनके अंदर टैक्स की ट्रीटमेंट्स भी आती हैं, वो डिफरेंट तरीके से डील होती हैं, ठीक है। लाइक डेट की तरह देखिए, अगर आप इनको इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो जो इंटरेस्ट है एक किस्म का, मतलब जो आप इनको डिविडेंड दे रहे हो फिक्स के अंदर, अभी आगे थोड़ी सी बात होगी तो उसके अंदर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी कि वो फिर टैक्स में माइनस होता है, टैक्स आपको बेनिफिट हासिल होता है, कैसे होता है अभी आगे ये 2 पॉइंट आगे ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अकोमोडेटिंग इनकी एक टाइप है जिसे हम कोमोडेटिंग कहते हैं। कोमोडेटिंग के अंदर ये क्या होता है, ये कोमोडेट करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी इस साल का भी प्रॉफिट, इस साल का भी डिविडेंड इनको देगी और नेक्स्ट ईयर का भी देगी।
मतलब जितने साल तक इनका नहीं दिया जाता इनको प्रॉफिट या डिविडेंड, उतने साल तक वो सारा जमा होता जाएगा, कंपाइल होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और देन इकट्ठा जो है वो पे किया जाएगा, इकट्ठा दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं कोमोडेटिंग। और दूसरी इसकी है नॉन कोमोडेटिंग। नॉन कोमोडेटिंग के अंदर क्या होता है कि नहीं भी कोमोडेट नहीं होगा, अगर इस साल जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से आपको मिल गया तो मिल गया, ठीक है। अगर इस साल नहीं तो अगले साल सिर्फ अगले साल का ही होगा, इस साल का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसे हम कह देते हैं नॉन कोमोडेटिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वही सेम है जैसे लाइक कमोडिटिंग की तरह, उसी की तरह हम इसे भी डील करते हैं कि क्या ये पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल ये दो टाइप्स होती हैं। कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि क्या ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब क्या काय को आप इसे कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टिबल नहीं, आप इसे कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा प्रेफर्ड स्टॉक ही रहेंगे। रिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि ये आप मतलब इनके ऊपर जो आपकी मतलब सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो हम इसे नियर टू डेट रहते हैं, ठीक है। राइट इन लाइबिलिटी साइड पे हम इसे लिखते हैं बैलेंस शीट की, क्योंकि फिक्स चार्ज होता है इनके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जी ये ख़त्म, आप कहते हो कि ख़त्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। जो इरिडीमेबल होते हैं वो इक्विटी के नज़दीक होते हैं, हम उसे इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट के अंदर उसे इक्विटी पोर्शन में लिखते हैं। अगर रिडीमेबल है तो फिर उसे लाइबिलिटी में लिखेंगे, अगर इरिडीमेबल है तो इक्विटी में लिखेंगे। रिडीमेबल मतलब कि कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाएगा, इरिडीमेबल मतलब कि कुछ अर्से बाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि परपेचुअल तरह पूरी लाइफ टाइम बिजनेस की ये चलता रहेगा, जैसे कॉमन स्टॉक है, ठीक है। तो जब कॉमन स्टॉक की तरह लाइफ टाइम चलता रहेगा तो हम उसे कॉमन स्टॉक के साथ रिलेट करते हुए इक्विटी पोर्शन में लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और जब ये डेट की तरह रिडीमेबल हो गए, कुछ अर्से बाद ख़त्म होने वाला हो, कुछ अर्से बाद इसके पैसे वापस करके इसे क्लोज कर देना हो, तो देन हम इसे डेट के साथ ही ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही लिखते हैं, ठीक है जी। एक और पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि देखो अब यहाँ पर प्रेफरेंस स्टॉक के अंदर फिक्स आ गया ना चार्ज कि आपने उनको फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। बेशक डिविडेंड का रेफरेंस बोला गया, बट वो डिविडेंड भी तो फिक्स है ना कि हर साल आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा जी, ठीक। अब जब आप ये कहते हो कि हर साल आपने डिविडेंड एक फ़िक्स देना है, तो जब ये फ़िक्स की बात आ गई ना तो ये इंटरेस्ट की बात आ गई, सूद की बात आ गई, ठीक है। अब एक साइड से आप इसे इक्विटी का नाम बोल रहे हो, यानी कि हर चीज़ों में ले रहे हो, और दूसरी साइड पे इसे फ़िक्स डिविडेंड दे रहे हो, और फिक्स का मतलब कि वो आप इसे डेट के साथ रिलेट कर रहे हो। तो ये मिक्स हो गए थे ये कि जी प्रेफरेंस स्टॉक मतलब ना तो ये पूरी तरीके से इक्विटी में आते गए ना ही डेट में आते गए, तो कंफ्यूजिंग थे। तो इसी कन्फ्यूज़न की वजह से ज़ियाउल हक के दौर के अंदर 1984 में इसे बैन कर दिया गया था। आपको पता है कि वो थोड़ा सा इस्लामिक तौर पे ज़्यादा पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड था, उसके अंदर बहुत से मजहबी काम हुए, बहुत सी चीज़ें मज़हब से रिलेटेड ज़्यादा इन्वॉल्व हुई। तो उसी टाइम फिर ये काम किया गया कि क्योंकि ये इस पे शक है कि जी हराम का इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से इसे बैन कर दिया गया। देन 2002 के अंदर आकर मुशर्रफ ने जो था इसको फिर लॉन्च किया, उसने दोबारा इसकी परमिशन दी कि नहीं जी आप प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इशू कर लें। देन कुछ कंपनीज़ ने जो बड़ी थी उन्होंने इशूज़ किए, आहिस्ता आहिस्ता पहले तो मतलब मार्केट बहुत लो थी पाकिस्तान में, बहुत कम कंपनीज़ ने इशू किए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज़ इसकी तरफ भी आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रेफरेंस शेयर्स की जो ओवरऑल तादाद है पाकिस्तान में वो इंक्रीज़ हो गई है, वरना पहले ये बहुत कम था। देन जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इक्विटी मार्केट्स की बात आ रही है, उसी से रिलेटेड कि हम कितनी टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वो मार्केट होती है जहाँ पर शेयर्स फर्स्ट टाइम ट्रेड होते हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है, उसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, डैट इज़ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफ़र किए जा रहे हैं शेयर, ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफ़र किए जा रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज़ जो नई बनी है, नई अभी बनी है, तो वो फर्स्ट टाइम ऑफ़र कर रही है।
कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि उनके ऑलरेडी शेयर्स चल रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पहले भी उनके पुराने आउटस्टैंडिंग पिछले शेयर्स होते हैं, बट स्टिल जब वो नए शेयर्स इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक को करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी IPOs प्राइमरी मार्केट के अंदर होते हैं IPOs, ठीक है। IPOs के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर। पाकिस्तान में पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट रिसेंटली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। डॉक्टर ज़ुबैर का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप डॉक्टर ज़ुबैर का नाम के सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड, नस्क के ये प्रोफेसर हैं, और उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग उनकी नज़र आ जाएगी IPOs पर। देन दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट है? ये वो जिसके अंदर सब्सीक्वेंट ऑफरिंग्स होती है। IPOs हो गए, जनरल पब्लिक को दे दिए। अब जनरल पब्लिक जब आपस में लेन देन ट्रेड करती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में कर रही होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है। देन थर्ड मार्केट ये होती है कि जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो गई, आपने शेयर्स खरीदे हैं, आप मार्केट में उसे ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि मार्केट से बाहर आपस में डीलिंग कर रहे हो, ठीक है। आपस में एक दूसरे को दे रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसे हम कहते हैं थर्ड मार्केट। वो जो आपस में ट्रेड हो रही है बाहर, आउटसाइड दी सिक्योरिटी मार्केट, उसे हम कहते हैं थर्ड मार्केट। देन फोर्थ जो मार्केट है वो ये है कि उसके अंदर इन रियलिटी फोर्थ के अंदर कोई मार्केट है ही नहीं। वो ऐसा है कि जब आप मार्केट को बिल्कुल साइड पे लगा के आप डायरेक्ट डीलिंग कर देते हो किसी के साथ, आप कोई दरमियान में ब्रोकर नहीं आ रहा, कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, किसी मीडियमैन को आप दरमियान में शामिल नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट डीलिंग कर देते हो। पाकिस्तान में जब PTCL गवर्नमेंट ने सेल किया था इस्तेसाल ग्रुप को, ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ये फोर्थ मार्केट के थ्रू किया था कि कोई इंटरमीडिएट नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा PTCL जो था वो इस्तेसाल ग्रुप को बेच दिया, ठीक है। कोई मिडलमैन, कोई इंटरमीडिएट दरमियान में नहीं था। तो वो कौन सी मार्केट थी? वो थी फोर्थ मार्केट, ठीक हो गया। ओके, अब ये नीचे दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, CDC और NCCL। ये रेड में इसलिए लिखी है कि ये इस मार्केट का हिस्सा नहीं है, जस्ट इसकी वर्किंग में मदद के लिए होती। तो मैंने साथ वो थे पॉइंट्स एन में, तो मैंने कहा वो भी लिख दूँ, वो भी आपको बता दूँ। ये जो CDC है, CDC स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटिंग कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटिंग कंपनी। हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टार्ट के अंदर वो बिल्कुल जब बनी उस टाइम पे आपको पता है कंप्यूटर का इतना सिस्टम नहीं था, तो वो मैनुअल सिस्टम था। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम आया, कंप्यूटर सिस्टम चला, इलेक्ट्रॉनिकली सारा डाटा हुआ, तो उस टाइम ये एक अदारा बनाया गया, सेंट्रल डिपॉजिटिंग कंपनी CDC। इस अदारे का काम ये था कि ये इलेक्ट्रॉनिकली सारी जो शेयर्स का डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे मेंटेन करे, ठीक है। हम इसे सिंपल लफ्ज़ों में मार्केट शेयर्स के कस्टोडियन भी कहते हैं कि मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड हो रही हैं ये उसके मुहाफिज हैं। ये रिकॉर्ड करते हैं कि जी किस आदमी के नाम पर ये शेयर है, कौन डील कर रहा है। तो मार्केट से सारी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली रखना, उसे हम कहते हैं CDC। अगर आप मैं हमसे से कोई स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदना चाहता है तो आज CDC, आप गूगल पर लिखें CDC, वहाँ पे उसकी वेबसाइट आ जाएगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सारी डिटेल है, IPO कौन सी नई आ रही हैं उनके बारे में डिटेल, किस तरीके से अकाउंट ओपन करेंगे, किस तरीके से आप शेयर्स खरीदेंगे, सारी का सारा प्रोसेस इस CDC की वेबसाइट पर है। ये आपको सारी फैसिलिटेशन कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी। देन इसके साथ दूसरा है NCCL। NCCL स्टैंड फॉर नेशनल क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड। नेशनल क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। ये भी आपका CDC की तरह एक अदारा है। आपने बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग से रिलेटेड आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने क्लियरिंग हाउस पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक जो है वो बैंकों को क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देती है कि वो आपस में लेन देन कर सके। अगर MCB ने बैंक अफरा से कोई उसकी आपस में चेक कर, लेट्स अज्यूम एक आदमी ने बैंक अफरा का चेक जाके MCB में जमा करवाया, अब MCB ये तो नहीं करेगी कि अपने मुलाजिम को उसी टाइम चेक दे के कहेगी जाओ जी भाग के जाओ, जो पास ही बैंक अफरा है उससे जाकर पैसे ले आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो शाम को सारे के सारे चेक जो भी एक दूसरी बैंकों के होते हैं वो लेके जाते हैं। ये जाकर स्टेट बैंक ने एक जगह बनाई हुई है जिसका नाम क्लियरिंग हाउस है। वहाँ पर बैंकों के इन सारों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनके पास वो चेक जाते हैं, वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करते हैं।
कि ये इतने पैसे के तुम्हारे चेक मेरे पास आ गए हैं, इतने पैसे के मेरे तुम्हारे पास हैं, आपस में लेन देन करके नेट करके इतने तुमने मुझे देने, इतने मैंने तुम्हें देने। ठीक हो गया जी। तो वो क्लियरिंग हाउस होता है। तो ये जो नेशनल क्लियरिंग हाउस कंपनी है NCCI, ये भी सेम क्लियरिंग हाउस का ही काम करती है बैंक्स की तरह। ठीक है, ये एक किस्म की मिडलमैन का काम कर रही होती है। ठीक है, बस ये शेयर से रिलेटेड है, ये शेयर्स के अंदर ब्रोकर्स के साथ उस चीज़ को डील कर रही है, जो बैंकों के साथ करती है वो स्टेट बैंक का क्लियरिंग हाउस होता है, और कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्या जी, हमारे पास इक्विटी मार्केट के मेथड्स वो थोड़े से आगे ऊपर डिस्कस किए, जैसे IPOs कहेगा, उसी को डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि आपने अगर शेयर्स बेचने हैं तो किन किन तरीक़ों के साथ आप सेल आउट कर सकते हो, कौन कौन से आपके पास मेथड्स होते हैं। ठीक हो गया, कौन कौन से आपके पास मेथड्स होते हैं शेयर्स को सेल करने के, शेयर्स को मतलब लोगों तक देने के, उस चीज़ के। ठीक है, उनके अंदर सबसे पहले है आपके पास पब्लिक ऑफ़र। आप क्या करते हो कि जनरल पब्लिक को वो देते हो, जनरल पब्लिक को आप शेयर्स देते हो, उसे हम कहते हैं पब्लिक ऑफ़र। जब आप जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र करते हो कि भाई आओ आके आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग इसके लिए सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशंस दो, देन ये जो है ये आपको दिए जाएंगे, आपको बेचे जाएंगे, उसे हम कहते हैं पब्लिक ऑफ़र करना। ठीक हो गया, आपने अकाउंटिंग के अंदर ज्वाइन स्टॉक अकाउंटिंग के अंदर उसकी अकाउंटिंग भी की होगी, शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो सारा जो प्रोसेस है वो पब्लिक ऑफ़र में आ जाता है। देन दूसरा है हमारे पास टेंडर ऑफ़र। टेंडर ऑफ़र में आप क्या करते हैं, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो ये कॉल ऑफ़र भी होती है कि आप क्या कहते हो कि भाई टेंडर इशू करते हो कि मैं इतने शेयर्स बेचना चाहता हूँ। लेट अज्यूम कंपनी कहती है कि जी मैंने 100 शेयर्स बेचने हैं, कंपनी इश्तिहार दे देगी, अनाउंस कर देगी, ठीक है, एडवर्टाइज़ कर देगी उस चीज़ को, फिर लोग बताएंगे कि हम आपके ये 100 शेयर्स कितने में बाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेंडर ऑफ़र, कि दूसरों को इनवाइट करना, उन्हें कॉल करना कि तुम आकर अपनी बिड लगाओ, मुझे बताओ कि तुम कितने पे करने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया जी। देन है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे देते हो, वहाँ पर प्लेस कर देते हो, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो फिर उन शेयर्स को बेचती है या वो खुद उन शेयर्स को ख़रीद लेती है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो अदारा होता है वो डील कर रहा होता है उस चीज़ को। ठीक है, हमने स्टार्ट में फाइनेंशियल, इसी लेक्चर के स्टार्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया जी। देन है हमारे पास कैपिटलाइजेशन इशू। कैपिटलाइजेशन इशू ये एक किस्म के वो बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये उसकी बात हो रही है कि जब कंपनी ये करती है कि जी अपने जो डिविडेंड उसने देना होता है, अपनी जो इनकम में से उसने डिविडेंड देना होता है, वो उस इनकम को डिविडेंड देने की बजाय कैपिटलाइज कर देती है। वो क्या करती है कि मैं कैश में डिविडेंड नहीं दे रही, देखो जी मैंने आपको इतने हज़ार के ये मज़ीद आपको शेयर्स दे दिए, और वो जो उतना हज़ार होता है कंपनी उसे डायरेक्ट अपनी इक्विटी के अंदर शामिल कर देती है, उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड शेयर्स का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इशू होता है, ये जो शेयर्स इशू होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू, कि आपने कैपिटलाइज करने के लिए इशू किए। ठीक हो गया। यहीं पर इसके अंदर अगेन नीचे कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो अगेन कलर चेंज है, वो इसलिए कि ये इसका हिस्सा नहीं है मेथड्स का, वो सेपरेट इसके साथ लिंक है। ठीक है, उसके अंदर नंबर 1 है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होता है कि आप अपनी ही किसी ग्रुप को प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो स्टारा ग्रुप है, स्टारा ग्रुप की कई कंपनीज़ हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं तो अपनी ही किसी दूसरी कंपनी को दे दिए। ठीक है, मतलब स्टारा टेक्सटाइल ने सितारा केमिकल्स के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, ये चीज़ ये कहलाती है इंटरलॉकिंग। ठीक है, ये भी एक टर्म चलती है, तो ये टर्म क्या कहलाती है फाइनेंस के अंदर, हम इसे इंटरलॉकिंग का नाम देते हैं। देन हमारे पास है ग्रीन शू ऑप्शन। देखो मैंने अभी बात की कि जनरल पब्लिक को पब्लिक ऑफ़र, या इसी स्लाइड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक ऑफ़र। अब जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं आप, वो शेयर्स एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस आता है, जो जनरल पब्लिक होती है वो सब्सक्राइब करती है शेयर्स के लिए। तो वहाँ पर एक चीज़ अगर आपको याद हो लेक्चर के अंदर, थोड़ा सा अगर आपको काउंटिंग का वो पुराना आप उसे रिवाइंड करें अपने जहन के अंदर, तो बाज़ औक़ात अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब भी होता था।
कि लोग कम अप्लाई करते हैं या ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। जब लोग कम अप्लाई करते हैं तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ज़ाहिर बात है आप रोज़ शेयर्स इशू कर दोगे, बाकी के अंडर राइटर्स ले लेंगे, ठीक। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब होता है कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपने 100 शेयर्स बेचने थे, 110 लोगों ने ख़रीदने के लिए एप्लीकेशंस दे दी, अब आप क्या करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज़ जो हैं वो जब प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं शेयर्स बेचने के लिए, तो उसके अंदर ये मेंशन कर देती हैं कि हमारे पास ग्रीन शू ऑप्शन है। ग्रीन शू ऑप्शन है। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होती है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आई तो हम इतने मज़ीद शेयर्स भी इशू कर देंगे। हम 100 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई तो हम 110 टिकट शेयर्स भी इशू कर देंगे। अब ये जो ऊपर के 10 हैं ये आपने आम तौर पे इशू नहीं करने, अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो देन आप इशू करेंगे। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे हम कहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। देन एक और टर्म है GDR और ADR। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि देखो शेयर्स है ना, अब एक एक शेयर करके नहीं आप बेचते, आप बाज़ का क्या करते हो, शेयर्स का एक बंडल बनाते हो, मतलब 10 शेयर्स, 20 शेयर्स, 100, 500 ऐसे बंडल बना लिया कि जी मैं इतने ही बेचूंगा, एक एक मतलब परचून में एक एक शेयर्स नहीं बिकेगा, आपने लेने हैं तो मिनिमम 500 का बंडल है, इकट्ठे 500 लेने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो अब ये जो आपने एक बंडल बना लिया शेयर्स को इकट्ठा करके, जब आप उस शेयर्स को ग्लोबली यानी कि बाहर की दुनिया में बेचो, पाकिस्तान से बाहर निकल कर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बेचते हो, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR बंडल बनाकर फॉरेन के अंदर, गैर मुल्कों के अंदर बेचना, शेयर्स का बंडल बनाकर फॉरेन के अंदर बेचना, उसे क्या बोलेंगे, GDR। सेम इसी के साथ ADR है। ADR स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर क्या है कि जब आप बंडल बनाओ शेयर्स का और बनाकर अमेरिका के अंदर सेल आउट करो, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली हमारे पास थर्ड मार्केट है बॉन्ड मार्केट। पहली मनी मार्केट थी, दूसरी इक्विटी और थर्ड ये बॉन्ड मार्केट आ गई। बॉन्ड मार्केट के अंदर आपके पास क्या होता है जी, ट्रेजरी नोट्स होते हैं एंड बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स की टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं कि ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड्स मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से, हमने पीछे बात की है कि ट्रेजरी नोट गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज़ होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो तो उसे हम ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड्स में डील करते हैं। इंटरनेशनल बॉन्ड्स, जब आप अपने मुल्क से बाहर निकल कर किसी और मुल्क की करेंसी के अंदर बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसे हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स कहते हैं। 2015 के 16 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूरो बॉन्ड्स इशू किए थे कि इशू पाकिस्तान का गया, लेकिन यूरोप के अंदर जाकर किए थे, तो हमने उसका नाम रखा था यूरो बॉन्ड्स, क्योंकि यूरोपियन करेंसी के अंदर, यूरो के अंदर उसे इशू किया गया था। और थर्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब जो कंपनीज इश्यूज़ करती हैं, नेस्ले ने कर दिया, पेप्सी ने कर दिया, ऐसी जो कंपनीज़ है, यूनिलीवर हो गई, ठीक है। तो ये जो कंपनीज जब बॉन्ड्स इशू करती हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब बॉन्ड्स की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। अभी ये जो तीनों मैंने ट्रेजरी, इंटरनेशनल और कॉर्पोरेट की बात की है, आगे जाके स्लाइड्स के अंदर मैं इसे मज़ीद डिटेल के अंदर भी एक्सप्लेन करूँगा आप सबके लिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नंबर 1 ट्रेडेबल, ये बॉन्ड्स की टाइप्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो वर्ड यूज़ होता है ट्रेडेबल, नॉन ट्रेडेबल। ट्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे को बेच सकते हो, किसी दूसरे के नाम मुंतकिल कर सकते हो, आप किसी और को दे सकते हो। तो ऐसे बॉन्ड्स जो आप किसी और को दे सको, किसी और के नाम मुंतकिल कर सको, उन बॉन्ड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेडेबल। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा ट्रेडेबल बॉन्ड है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है तो हम उसे कमर्शियल पेपर कहते हैं। पीछे अगर आप जाएँ मनी मार्केट के अंदर मैंने कमर्शियल पेपर को डिस्कस किया है।
तो वो क्यों वो ट्रेडेबल होते हैं और उनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। ठीक है, अगर बॉन्ड्स नॉन ट्रेडेबल हो, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बैंक लोन है जैसे, अब वो भी एक किस्म का अपने बैंक से कर्जा ले रही है वो बॉन्ड्स की सूरत में, अब वो ट्रेडेबल नहीं है। बैंक के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बैंक ने कहा ठीक है जी मैं आपको इतना लोन दूंगी, ठीक है, वो आपकी डिसीजन हो गया, सब कुछ हो गया, आप उसे किसी को दे नहीं सकते, किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकते, वो आपके पास आ गया, वो लोन आपको ही इशू होगा, ठीक है, किसी और को नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नॉन ट्रेडेबल। ठीक है, ओके। देन है हमारे पास नेक्स्ट मॉर्टगेज। ये 3 वर्ड्स हैं, मॉर्टगेज, फ्लोटिंग, अनसिक्योर्ड। कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं, मॉर्टगेज, फ्लोटिंग, अनसिक्योर्ड। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई ऐसा बॉन्ड इशू करो जिसके बिहाइंड पर आपने एक एसेट रखा हो। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट भी इशू करती गई है, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जी ये हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं मोटरवे के, ये जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे है इसके बदले में। अब उसमें क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करो जी हम ये बॉन्ड आपको जब पैसे इसके वापस करने हम नहीं देते, तो वो जो मोटरवे है वो सेल आउट करके आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे ही कंपनीज करती हैं कि बिहाइंड कोई ना कोई एसेट होता है, ठीक है, गाड़ी होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई प्लॉट होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी के बदले में बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। जब उसका इंटरेस्ट पे करना होगा वो उसमें से कर दिया जाएगा, उस एसेट की इनकम में से, और जब वो रिटर्न करने होंगे तो अगर पैसे ना हुए तो फिर उस एसेट को बेचकर फिर वो पैसे बॉन्ड होल्डर को दिए जाएंगे। ठीक है जी। सेकंड है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग और मॉर्टगेज का डिफरेंस ये है, मॉर्टगेज के अंदर एसेट्स जो है वो फिक्स होता है कि इस बिल्डिंग के बदले में। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि जी हाँ जी हमारे पास 10 बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग्स के बदले में हम आपको देंगे। कौन सी बिल्डिंग, वो जस्टिफाई नहीं होता। कौन से वाली बिल्डिंग, वो जस्टिफाई नहीं होता। इतना क्लियर होता है कि हाँ भी इसके बिहाइंड एसेट्स है, ठीक है, इसके बिहाइंड एसेट है, गारंटी है कि इसके बदले में हमारा अगर हम 1 लाख का बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो पीछे मेरे पास 1 लाख के एसेट पड़े हुए हैं, ठीक है। बट कौन सा एसेट है, वो एग्जैक्ट एसेट जो है वो डिफ़ाइन नहीं होता। मॉर्टगेज बॉन्ड के अंदर उसके बिहाइंड जो एसेट होता है वो एग्जैक्ट जो एसेट होता है वो डिफ़ाइन किया हुआ होता है, वो बताया गया होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों का फ़र्क। तीसरा हमारे पास अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड सिंपल लफ्ज़ों में है कि जिसके बदले में आप कोई गारंटी नहीं रखते, आप बॉन्ड इशू कर देते हो, ठीक है, बिज़नेस को इनकम आएगी उसमें से प्रॉफिट पे कर देंगे, जब वापस करने की बारी आएगी तो तब कोई फ़िक्स एसेट नहीं है, बिज़नेस खुद उसका ज़िम्मेदार है, बिज़नेस का कोई स्पेसिफाई एसेट नहीं है उसके बिहाइंड रखा गया, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड। देन कुछ और भी टाइप्स आगे मैंने मेंशन की हुई हैं। परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब हम ये कहते हैं कि ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है। और सेम इसी के साथ आगे कंसोल बॉन्ड भी यूज़ होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि जिनकी लाइफ जो होती है वो अनलिमिटेड, हम बोलते हैं कि इनकी लाइफ अनलिमिटेड है, इनका कोई फ़िक्स तय नहीं किया गया कि 10 साल बाद ख़त्म होगा, 20 साल बाद ख़त्म होगा। अच्छा अब देखो, अब इनकी लाइफ तय नहीं है, ठीक है, परपेचुअल लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ की तरह चलते हैं, तो देन हम इसको इक्विटी की तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो प्रेफरेंस शेयर्स थे ना, कि अगर वो ख़त्म होने वाले हैं तो हम उसे बॉन्ड्स के अंदर, लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख देते हैं। अगर उनकी लाइफ नहीं ख़त्म होने वाली, ठीक है, लाइफ टाइम है, तो हम उसको इक्विटी में लिख देते हैं। तो सेम वही स्टेप यहाँ पर आता है इस बॉन्ड्स के सिलसिले में भी, कि अगर बॉन्ड्स परपेचुअल या कंसोल है, उनकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह करते हैं। और अगर उसकी लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, 10 साल 5 साल फिक्स है, तो देन हम उसे लाइबिलिटीज़ में, यानी कि बॉन्ड्स लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं, उसे लाइबिलिटीज़ में क्रिएट करते हैं, इक्विटी में नहीं करते, ठीक हो गया जी। देन है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स और जंक बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा बॉन्ड जिसकी कंपनी जो है उसकी रैंकिंग बहुत हाई हो,
नॉर्मली जब हम कंपनीज़ की रैंकिंग करते हैं तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, इस तरीके से रैंकिंग होती है। ट्रिपल ए, फिर डबल ए बी, फिर वन डबल बी, फिर ट्रिपल बी, फिर ऐसे एक मतलब डबल बी सी, फिर बी डबल सी और आखिर में ट्रिपल सी। इस तरीके से हम रैंकिंग करते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड की ए बी सी के हिसाब से मतलब जितना नीचे जैसे आपकी ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड अच्छा होता है, बी उससे बुरा और सी उससे बुरा, तो सेम ऐसे ही है कि जो ए कैटेगरी वाले बॉन्ड्स होंगे उसे हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स बोलेंगे, और जो सी या बी कैटेगरी वाले आ जाते हैं उनको हम जंक बॉन्ड बोलते हैं कि ये बुरी कंपनीज़ के बॉन्ड है, इन कंपनीज़ का भरोसा कोई नहीं, ठीक है। उन कंपनीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होती, उसके ऊपर जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, तो उनके लिए हमने वर्ड लिखा हुआ है जंक बॉन्ड। नॉर्मली ये जो रैंकिंग है JCR, PCR, ICRU, ठीक है, IS, ये कुछ इंटरनेशनल फर्म्स कह लो या इंटरनेशनल अदारे हैं जो बॉन्ड्स की भी कंपनीज़ की रैंकिंग करते हैं, ठीक हो गया। और उसकी बेस पर वो बताते हैं कि भाई इस बॉन्ड की ये वैल्यू है, इस कंपनी की ये वर्थ है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सुकूक बॉन्ड, ये लास्ट वर्ड है, ये मैंने स्पेशल यूज़ किया है यहाँ पर। जो इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, अगर इस्लामिक तरीके से कोई बॉन्ड इशू किया जाए तो उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं सुकूक बॉन्ड। सुकूक बॉन्ड कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक राह के मुताबिक इशू किए जाएँ, जिनके अंदर मुकम्मल इस्लामिक डिटेल्स को फॉलो किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सुकूक बॉन्ड्स, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स, वो जो बैक पे अब ये ऊपर थी ना बॉन्ड मार्केट में, ट्रेजरी नोट्स, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, ठीक हो गया, ये वाली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये जो सारी हैं, ठीक है, ट्रेजरी नोट्स, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये जो बॉन्ड्स हैं ना, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे फर्दर बारी बारी। तो सबसे पहला जो ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड्स थे उनकी हम बात करते हैं, तो उनकी जो मैच्योरिटी थी नोट्स की, वो मैच्योरिटीज़ अप टू 10 ईयर्स। जो ट्रेजरी नोट्स होते हैं उनकी 10 सालों तक होती है, और जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी है वो एक्सेस ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों से भी ज़्यादा होती है। तो अगर 10 सालों तक है तो हम उसे ट्रेजरी नोट्स बोल देते हैं, और अगर 10 सालों से ऊपर है तो हम उसे ट्रेजरी बॉन्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। और अगर 1 साल से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल पीछे स्टार्ट के अंदर मनी मार्केट में मैंने इस चीज़ को डील किया, ठीक है जी, ओके। देन आगे चलते हैं। इनकी पार नॉर्मली 1000 है, ये यूरोपियन के अंदर बाहर के ममालिक में है, पाकिस्तान के अंदर 100 भी है, तो ये पार वैल्यू है, वो आपको पता है कि पार वैल्यू चेंज भी हो जाती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। देन है जी कोर्ट्स परसेंटेज ऑफ पार, ठीक हो गया, कि मतलब जी कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे होगा, कितना इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, ये वो सारा कुछ पार वैल्यू की परसेंटेज के अंदर हम मेंशन करते हैं, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स इशू करती हैं, जो कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है, मेंशन किया गया इशूड बाय प्राइवेट फर्म्स, जो प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स। नॉर्मली सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे होता है इसके अंदर, बट एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वो कंपनी की पॉलिसी है। नॉर्मली सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे होता है, सब्जेक्ट टू लार्जर डिफॉल्ट देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। डेफिनेटली बात है कि जब हम वो ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसकी जगह पर तो इसका डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट की निस्बत प्राइवेट फर्म का तो रिस्क ज़्यादा ही होता है ना, तो इनके ऊपर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिस्क थोड़ा सा हायर होता है। अब एक चीज़ फाइनेंस के अंदर हम बहुत जनरल बोलते हैं, हायर रिस्क हायर गेन, हाई रिस्क हाई गेन, कि भाई जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा गेन होगा। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ क्लियर करने वाली है, ये भी एक बात है कि भाई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे होता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत कम, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर आप देखो तो आपको नज़र आएगा कि 2006 के अंदर बॉन्ड्स ट्रेड हुआ है आखिरी, उसके बाद का वो एग्जैक्ट डाटा नहीं आपको मिलता।
अब CDC की वेबसाइट पे जाओ तो CDC आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में। तो अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो पाकिस्तान में 2000 तक तो कोई एग्जैक्ट बॉन्ड मार्केट थी ही नहीं, ठीक है। तो मतलब थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी कि हम उसे प्रॉपरली बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो मार्केट थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट आई है बॉन्ड मार्केट में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड्स की इतनी ज़्यादा बड़ी कोई मार्केट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। जब रिस्क ज़्यादा होता है तो कॉर्पोरेट को फिर लोग कहते हैं कि यार रिस्क ज़्यादा तो मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिले, तो जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उन्हें इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है गवर्नमेंट की निस्बत। अब देखिए 10-12% तो गवर्नमेंट दे देता है, तो प्राइवेट जो है उसे फिर 14-15 या 16% देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से ज़्यादा, तभी लोग उसकी तरफ आएंगे, ठीक। अब जब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम है। कंपनी कहती है यार क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना, इतने इंटरेस्ट में तो बैंक से लोन मिल जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पाकिस्तान में अभी तक बॉन्ड मार्केट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और इतनी ज़्यादा बॉन्ड्स भी इशू नहीं होते। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास ऑप्शंस इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हमारे पास उसके अंदर कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ के बॉन्ड हैं उनके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ तो उनकी टाइप्स कॉरेबल और नॉन कॉरेबल। कॉरेबल का मतलब ये है कि आप ये कहते हो कि ठीक है जी मेरे पास जब पैसे हो गए 10 साल के लिए मैं ये बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्ज़ करो मेरे पास पैसे जो हैं वो 2 साल बाद हो जाते हैं, 3 साल बाद हो जाते हैं, 5-6 साल, मतलब इन 10 सालों के दरमियान में क्या मैं इस बॉन्ड को ख़त्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ख़त्म ऐसे नहीं होगा कि कंपनी कहेगी मैं ख़त्म कर रही हूँ और बात ख़त्म, नहीं। ख़त्म का मतलब ये है कि कंपनी बाकायदा कॉल करेगी, कंपनी ऑफ़र करेगी कि भाई मैं इसके पैसे आपको देती हूँ, आप मुझे ये बॉन्ड वापस करो, इसके पैसे को अभी तक जितना इंटरेस्ट बना है ये इंटरेस्ट लो और चलो जी बात ख़त्म, ठीक है। तो ये होता है कॉरेबल। नॉन कॉरेबल में क्या होता है कि नहीं जी अगर 10 साल लिखा है बॉन्ड का तो 10 साल पूरे होंगे, 10 साल से पहले आप वापस नहीं ले सकते, जो टाइम पीरियड है वो पूरा करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं नॉन कॉरेबल, कि आप उसे बुला नहीं सकते, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं कि जिनको आप कहते हो कि ठीक है जी हम अभी आपको बॉन्ड्स इशू करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे बाद हम इसे शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्सेस। मार्केट जो एक उसके अंदर मार्केट थी डेरिवेटिव मार्केट, वो ऊपर थी और ये इंडेक्सेस नीचे थे, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे उसको पहले ले के आया हूँ ताकि क्योंकि ये मार्केट जो स्टॉक के साथ लिंक थी, कॉमन स्टॉक, ठीक है जी, और दूसरी साइड से बॉन्ड्स के साथ, तो इस वजह से मैंने उसे इकट्ठा करके यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक हो गया जी। तो इसको मैंने पहले लिखा है, वहाँ पर हेडिंग्स के अंदर ये बाद में है, जबकि यहाँ पर मैं इसे पहले ले आया हूँ। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि वो आगे वो भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ है स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट इंडेक्स। अब पहले ये समझना कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये ज़रूरी है। इंडेक्स एक एवरेज होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जैसे ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। आप क्या करते हो, एक ग्रुप बना देते हो, मतलब जैसे आपकी क्लास का मैं ग्रुप बना देता हूँ कि इतने इतने लोग जी इकट्ठे हो जाए, उनका ग्रुप बना दिया। अब वो एक असाइनमेंट दी जाती है उस पूरे ग्रुप को जज करने के लिए, उस एक असाइनमेंट से आप पूरी की पूरी उस ग्रुप को जज कर देते हैं। तो यही चीज़ इंडेक्सेस होती है कि आप एक इंडेक्स बनाते हैं, उसके अंदर एक ग्रुप को पुट कर देते हैं, ठीक है। वो ग्रुप मोस्टली एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह होगी या किसी भी बेस पर आप उसे इकट्ठा कर देते हो और फिर उस पूरे के पूरे ग्रुप के बिहेवियर को चेक करते हो, ठीक हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर इंडेक्स के अंदर कैसे आपने कौन कौन सी आपने चीज़ें शामिल करनी है, कौन से स्टॉक शामिल करने हैं, कौन से बॉन्ड्स शामिल करने हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। सिंपल सी बात यह है कि जैसे सैम्पलिंग होती है वैसे ही हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, और उस सैम्पलिंग के तहत हम उसके अंदर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं उसके
कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लें। देयर आर सेवरल इंडेक्सेस वर्ल्ड वाइड सच एज डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, निकी एवरेज है, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, ये बहुत सी मतलब हर मुल्क ने अपनी बनाई हुई है। कई मुल्कों के अंदर एक से ज़्यादा है, चाइना के अंदर एक से ज़्यादा इंडेक्सेस यूज़ हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, काफ़ी हो जाते हैं। ऑफ अ वे ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स, अब ये इंडेक्सेस से आपको ये पता लग जाता है कि मैनेजर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मैनेजर्स जब बुरा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली बात है मार्केट की वैल्यू कम होगी, इंडेक्स में से बाहर निकल जाएगा। तो ये मैनेजर की परफॉर्मेंस की चेकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। फैक्टर्स फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इंडेक्सेस, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आप किसी चीज़ को स्टॉक इंडेक्स में शामिल करते हो। नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव, कि वो किसी ना किसी खास सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब आप क्या करते हो, बाज़-औक़ात के जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ से उठाते हो। टेक्सटाइल सेक्टर में से हमने इतनी कंपनीज़ लेनी है और उन कंपनीज़ को इसमें शामिल करना है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री से इतनी लेनी है, केमिकल इंडस्ट्री से इतनी लेनी। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिवनेस है कि वो किसी खास सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती। सेकंड है हाउ इज़ इट वेटेड, हाउ इज़ इट वेटेड, कि उसका वेट क्या है। मतलब आप उसकी चेक करते हो कि भाई उसका साइज़ कितना है, उसकी इनकम कितनी है, क्या है, आप उस बेस पर उसे कहते हो। प्राइस वेटेड, कि मार्केट में उसके शेयर्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। ठीक है जी, मार्केट वेटेड, इक्वली वेटेड, ये सारी आगे मुख्तलिफ उनके लिखे भी हुए नाम। ठीक है, प्राइस वेटेड DJIA में चलता है, मार्केट वेटेड S&P 500, नेस्डैक, इन दोनों में चलता है। इक्वल जो है वो वैल्यू लाइन इंडेक्सेस के तौर पे चलता है। तो ये मुख्तलिफ मार्केट्स के इंडेक्स बने हुए हैं, वो यूज़ होते हैं। इंडेक्स मार्केट का होता है मोस्टली सेकेंडरी मार्केट का, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक मार्केट के अंदर एक से ज़्यादा इंडेक्सेस होते हैं। पाकिस्तान में भी एक से ज़्यादा इंडेक्सेस हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स है और KMI 30 इंडेक्स है। ठीक है, इसके अलावा भी है, लेकिन मैं जो मेजर ये 3 को बता रहा हूँ, KSE 100, KSE 30 और KMI। KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज, रिसेंटली आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंज थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। देन इनको कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करके सिर्फ इस लाहौर और इस्लामाबाद की ख़त्म कर दी गई। अब पूरे पाकिस्तान में जस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज़ कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसका नाम बदल के हमने नाम कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अंदर जो इंडेक्सेस चल रहे हैं वो है कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100 इंडेक्स का नाम इसे हम देते हैं। ठीक है, दूसरा KSE 30 इंडेक्स और तीसरा KMI 30 इंडेक्स। KSE 100 और KSE 30 ये 2 इंडेक्सेस जनरल कंपनीज़ के लिए यूज़ होते हैं। KMI ये आपका इंडेक्स जो है ये इस्लामिक सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है। इस्लामिक बैंक्स और इस्लामिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके शेयर्स और उनके बॉन्ड्स के बारे में जब बात की जाएगी तो फिर वो हम किस में यूज़ करते हैं, KMI के अंदर, KMI 30 के अंदर। ठीक है, ये कुछ अर्सा पहले जब इस्लामिक स्टॉक वगैरह स्ट्रॉन्ग हुए तो उस टाइम ये सेपरेट एक नया इंडेक्स बनाया गया था। ओके जी, अच्छा सॉरी मैं बैक पे चला गया, उससे मैं वापस लेकर आता हूँ, वहीं पर फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। KSE 100 इंडेक्स के अंदर किस बेस पे, जैसे मैंने अभी कहा कि जी रिप्रेजेंटेटिवनेस है, ये वो है, इन बेस पर हम इंडेक्स के अंदर कंपनीज़ को ऐड करते हैं। तो थोड़ी सी वही बात मैं कर रहा हूँ कि KSE जो 100 इंडेक्स बनाया गया है वो किस बेस पे, KSE 100 इंडेक्स का मतलब 100 कंपनीज़, तो पूरे पाकिस्तान से 100 कंपनीज़ आपने यूज़ करके उनका एक इंडेक्स बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है, जिसके अंदर आप उनके बारे में डीलिंग करते हो, उनको स्टडी करते हो। अब KSE जो 100 इंडेक्स है इसके अंदर ये 100 कंपनीज़ हैं, 100 स्टैंड फॉर 100 कंपनीज़। इसमें 66 जो कंपनीज़ हैं वो साइज़ बेस पर हैं कि मतलब बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जो बड़ी 66 कंपनीज़ हैं उनको आपने ले लिया है।
34 जो कंपनीज़ है वो सेक्टर बेस्ड है। टोटल पाकिस्तान की इकोनॉमी को 34 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पॉलीमर सेक्टर, ग्लास सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से 34 सेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। हर सेक्टर के अंदर से आपने कंपनीज उठाई हैं, ठीक हो गया, और 66 कंपनीज़ आपने साइज़ बेस पर उठाई हैं और टोटल इनको प्रेस करके आपने 100 कंपनीज़ कर दी है। अच्छा, आपको इसका एक आसान सा चलें, ये छोटा सा एक वर्किंग है, ठीक है। ट्राई करें कि आप लोग भी करें। गूगल निकालें, गूगल के ऊपर जाएं, गूगल पे लिखें KSE 100 इंडेक्स, ठीक है, वो आपके आगे आ जाएगा। आगे या सिंपल PSX लिख दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX, गूगल पे लिखें। आगे सर्च के अंदर पहले ही नंबर पे PSX आ जाएगी वेबसाइट, आप उस पर क्लिक करें। जब वो ओपन होगी तो आप देखेंगे वहाँ पे लिस्ट में शेयर्स का डाटा आ गया है, शेयर्स के नाम, कंपनीज़ के आगे उनकी प्राइसेस, सारा कुछ आ गया है। आप उस पर देखेंगे तो वहाँ पर KSE 100 इंडेक्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि वो सेक्टर वाइज भी सारा कुछ करके वो 100 कंपनीज़ को कंपाइल किया गया, ठीक हो गया जी। ओके, अब इसके अंदर ना एक चीज़ है कि मतलब एक बार इंडेक्स बना लिया, ठीक है, अगर एज्यूम हमने एक बार इंडेक्स बना लिया, 100 कंपनीज़ रहेंगी, तो क्या हमेशा वही 100 कंपनीज़ रहेंगी, कोई और कंपनीज़ नहीं आएंगी? अब इसके अंदर जैसे हमने बात की कि साइज़ बेस पर 66 कंपनीज़ है, कि वो कंपनीज़ जो बनी हैं, कोई नई कंपनी आई, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी जल्दी ग्रो करके वो इन कंपनीज़ के मुकाबले पे आ गई, उसने अच्छा खासा इनसे मतलब 100 के अंदर कई ऐसी कंपनी है जिससे ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा हो गया, जिससे ज़्यादा वो बड़े पैमाने पे वर्किंग पे चली गई। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर दोबारा इंडेक्स को रिव्यू किया जाता है। रिव्यू कैसे होता है? हमारे पास उसके 2 मेथड्स हैं, एक टाइम बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड। टाइम बेस में हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर वैल्यू मतलब जो 100 इंडेक्स के अंदर कंपनीज़ हैं, उसके अलावा बाहर कोई ऐसी कंपनी है जो इन 100 में शामिल नहीं है, ठीक है, बाहर कोई ऐसी कंपनी है इन 100 के अलावा जिसकी वैल्यू जो टाइम जो है उसके हिसाब से वो ज़्यादा हो गई है, मतलब कंपनी तरक्की करके आगे आ गई है, तो देन हम क्या करेंगे? देन हम ये करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू 10% से कम है, अगर वैल्यू लेस देन 10% है, तो हम 2 साल तक देखेंगे और 2 साल के बाद उसे 100 इंडेक्स में शामिल कर देंगे। जो दूसरी कंपनी होगी उसे निकाल कर इस कंपनी को शामिल कर देंगे। 2 साल तक उसकी वैल्यू देखेंगे, उसकी वैल्यू में ग्रोथ कितनी है, 10% से कम है कि ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास है वैल्यू बेस्ड मेथड। वैल्यू बेस्ड मेथड में हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ 10% से ज़्यादा है, टाइम बेस में हम देख रहे थे कि अगर 10% से कम है तो फिर 2 साल लेते थे, और अगर 10% से ऊपर हो तो हम 1 साल के बाद ही इस कंपनी को इंडेक्स में शामिल कर देंगे, और वो कंपनी जो इससे नीचे जा चुकी होगी उसे उस 100 इंडेक्स से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान ने बनाया। अब ये तो पाकिस्तान की बात थी। अगर हम फॉरेन की बात करें तो बाहर के मुल्कों में और भी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट्स चलती हैं, ठीक है। उनके भी आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, उनके भी कईयों के नाम हो गए। मैंने पहले ही कहा कि हर मुल्क की अपनी इंडेक्सेस यूज़ हो गए, हर मुल्क की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो यूज़ होते हैं। अच्छा, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ही बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में बात तो हो गई है, तो चलो उसे थोड़ा सा और उसके अंदर इजाफा करते हैं। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है 1949 के अंदर बनाई गई थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम इसे कहा जाता था। आप अच्छा, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी की कुछ टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि आपने जितने के शेयर्स खरीदे आप बस उतना ही लॉस बियर करोगे, आपकी लायबिलिटी उतनी ही है, उसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बरक्स एक है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जी जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं या वो क्या करते हैं, वो गारंटी देते हैं। वो क्या गारंटी देते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो लॉस हो गया तो हम इतने मज़ीद पैसे भी देंगे। मेरी गारंटी है कि जी 10 लाख तक की, अगर इसको लॉस हुआ कंपनी को, इस इंस्टीट्यूट को, इस अदारे को, तो मैं 10 लाख तक
मज़ीद जो है वो भी इसकी मदद करूँगा। इसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, कि लोगों ने गारंटी दी हुई है हर किसी ने कि मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, उसे हम लिमिटेड बाय गारंटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आजकल उसे बोल रहे, ये लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक हो गया। अब मैंने पहले भी बताया था कि शुरू में इसके 200 मेंबर थे, फिर आजकल अगर आप इसको सर्च करें तो आजकल ये इसके 400 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स में तो कमी बेशी खैर होती रहती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मार्केट मेकर्स और नीचे ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बारे में डिटेल में पहले बात हो चुकी है पहले लेक्चर के अंदर। डिस्काउंट ब्रोकर होता है, फुल डिस्क्लोज ब्रोकर होता है, तो उनके बारे में मैं मज़ीद डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी हो चुकी है। जो मार्केट मेकर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मार्केट मेकर्स वो होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं, जो मार्केट बना रहे होते हैं, प्राइसेस को सेटल डाउन कर रहे होते हैं। उनके अंदर नंबर 1 हमारे पास मार्केट मेकर्स की टाइप है स्कैल्पर्स। लफ्ज़ यूज़ किया जाता है स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स वो होते हैं जो डिफरेंट ऑफर्स करते हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स करते रहते हैं। मतलब इनके पास 100 टाइप्स के शेयर्स होंगे, उनमें से 50 एक टाइम ऑफर कर दिया बहुत थोड़े वक्त के लिए, मतलब कह रहा हूँ चंद घंटों के अंदर ये उस चीज़ को सेल करके फिर नया फिर सेल करके ऐसे करते रहते हैं, उसे हम स्कैल्पर्स कहते हैं। देन सेकंड है डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स क्या होते हैं कि ये सुबह बाई करते हैं और शाम को सेल आउट कर देते हैं। मतलब आज के दिन इन्होंने जो स्टॉक खरीदा है वो आज ही बेच देना है इन्होंने। ये वो काम नहीं करते कि शाम को जी घर लेके जाना है या शाम को चीज़ अपने पास रखनी है। ये डेली सुबह खाली हाथ एक किस्म के आए और शाम को खाली हाथ चले गए, जो चीज़ खरीदी वो उसी दिन बेच के जो प्रॉफिट आया वो साइड पे निकाल लिया। ठीक है, उसे हम कहते हैं डे ट्रेडर्स, जो डेली बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। देन हमारे पास थर्ड है ओवरनाइट। ओवरनाइट क्या होता है, जो एक दिन एक माह या एक साल तक अपने पास रखते हैं, मतलब शेयर्स उन्होंने खरीदे उसको रात से ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा, ओवरनाइट, नाइट गुजरने के बाद तक अपने पास रखते हैं। डे ट्रेडर्स क्या थे कि वो सुबह ख़रीदा उसी दिन बेच दिया, दोपहर को अगर ख़रीदा है तो तब भी शाम को, उन्होंने जिस दिन ख़रीदा है उसी दिन सेल आउट करना है, उसे हम बोलते हैं डे ट्रेडर्स। जबकि ओवरनाइट ट्रेडर्स क्या होते हैं कि ये वो होते हैं जो एक टाइम से एक दिन से ज़्यादा चीज़ अपने पास रखते हैं। ये बिल्कुल ब्रोकर की तरह ही वर्किंग होती है इनकी भी। ठीक है, बस बात यह है कि ब्रोकर क्या कर रहा होता है, ब्रोकर मोस्टली दूसरे लोगों के पैसों को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जबकि ये स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर्स, ओवरनाइट, इनके पास अपना अच्छा खासा पैसा होता है, ये ज़्यादातर अपने पैसे को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स आ गई। अब इंडेक्सेस की इंटरनेशनल बात करते हैं, जो बैन अवी चलता है, निकी चलता है, निकी 225 है, निकी 3000 है, FTSE फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन है, ठीक है, डेक्स है, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, अगर हम रीजन और कंट्री के हिसाब से बात करें तो इफ़ी है, फार ईस्ट है, यूनाइटेड किंगडम्स है, ये सारे के सारे हर मुल्क के हिसाब से उसके इंडेक्सेस हैं। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव मार्केट। मनी मार्केट को हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने इक्विटी मार्केट को डिस्कस कर लिया, बॉन्ड्स मार्केट को कर लिया, उसके इंडेक्सेस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये लास्ट के अंदर डेरिवेटिव्स मार्केट है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती हैं, इसकी पहले थोड़ी सी अगर डिटेल्स पढ़ें तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, जो अपनी वैल्यू जनरेट कर रही होती हैं किसी और एसेट से। उनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि जब उनको इशू किया जाता है तो उनके बिहाइंड पे, उनके पीछे कोई ना कोई एसेट होता है, और जितनी उस एसेट की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू उन सिक्योरिटीज़ की होगी। ठीक है, जितनी वैल्यू, जितना अच्छा वो एसेट होगा जिसके बदले में इशू कर रहे हैं, जितना पॉपुलर, जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अंदर 2 मेन आते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स आता है, कंटिंजेंट क्लेम्स आता है। सबसे ज़्यादा ये कंटिंजेंट क्लेम्स के नाम से डेरिवेटिव मार्केट जानी जाती है। आपसे कोई भी पूछे कि डेरिवेटिव मार्केट, तो आप उसे आसान लफ्ज़ों में कह सकते हो कि ये कंटिंजेंट क्लेम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कंटिंजेंट
क्लेम्स होते हैं, ठीक हो गया। ये कंटिंजेंट क्लेम्स होते हैं जिनके ज़रिए चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। अच्छा, अब कंटिंजेंट क्लेम्स होता क्या है? लेट्स अज्यूम आपने एक मोबाइल बाय किया, ठीक है, आपने एक मोबाइल बाय किया, उसके साथ उसकी वारंटी आती है कि 1 साल की वारंटी, ठीक है, 1 साल की वारंटी उन्होंने ऑफ़र कर दी। अब अगर उसके दरमियान में वो ख़राब हो जाता है, उसके दरमियान में वो ख़राब हो जाता है, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? आपको सही करके देगी, आपको नया देगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट क्लेम्स, जो किसी ख़ास वक्त के होने पे हों। अब देखो, कंपनी को कब ये पे करना पड़ना है? जब आपका मोबाइल ख़राब होगा। अगर फ़र्ज़ करो, लेट्स अज्यूम आपका पूरा साल गुजर जाता है और आपका मोबाइल ख़राब नहीं हुआ, क्या कंपनी को ये एक्सपेंस करना पड़ा? नहीं, ये किसी एक ख़ास इवेंट के ऊपर होता है। दैट्स वाई हम इसे नाम देते हैं कंटिंजेंट क्लेम्स, कि जो पे ऑफ होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, किसी ख़ास काम के होने पर ही ये आपको पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होते। तो ये जो कंटिंजेंट क्लेम्स होते हैं ये भी ट्रेडेबल होते हैं, कंपनीज ये भी एक दूसरे को बेचती हैं। आप अगर मोबाइल देखो, फ़र्ज़ करो जी, जैसे अब पाकिस्तान में आपका सैमसंग है, एमआई है, ठीक है, रेडमी हो गया, आपका हुआवे, ये ओप्पो, ये वो, ऐसे आप इनमें से अक्सर मोबाइल का देते हो। क्यों मोबाइल हो गया पाकिस्तानी, आप अक्सर इन मोबाइल्स को देखो, इनकी जो वारंटी होती है वो उस कंपनी की नहीं होती, वो उस कंपनी की नहीं होती। मतलब सैमसंग है तो वो वारंटी जो है वो सैमसंग नहीं देगा, बाकी आप कभी भी देखोगे कोई लोकल होगा, ठीक है, जैसे टेक्स सीरत है, एक और वो बहुत मशहूर है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, पाकिस्तान में उसके बगैर चलते हैं। अब वो क्या होता है कि कंपनी जो सैमसंग वाले हैं उन्होंने अपने ये जो कंटिंजेंट क्लेम्स हैं वो ये टेक्स सीरत वालों को बेच दिया कि भाई जितने भी मोबाइल ख़राब होंगे, जो भी उसकी वारंटी होगी, उसे रिपेयर करना, उसे सही करना, वो आपने सारा करना है, ठीक है, हम आपको हर मोबाइल के ऊपर इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो क्लेम थे, अपनी जो वारंटीज़ थी, वो किसी दूसरे को टैक्स सीरत वालों को बेच दी, ठीक है। अब हो सकता है सैमसंग का 1 लाख मोबाइल 1 साल के अंदर बिके और उसमें से कोई एक भी ख़राब ना हो, तो टैक्स सीरत को उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, उससे सारे ही पैसे बच गए। अगर फ़र्ज़ करो 1 लाख मोबाइल था, 50,000 ख़राब हो गए, तो उसे 50,000 सही करके देने पड़ेंगे, उसकी बचत कम हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि कंपनी सैमसंग वाली क्या है, वो एक फ़िक्स अमाउंट पे करेंगे टैक्स सीरत को, और बदले में जो टैक्स सीरत वाले हैं वो सैमसंग के जितने भी मोबाइल्स होंगे उनको रिपेयर करना, उनकी वारंटी क्लेम करना, सारे का सारा काम उनके पास होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट क्लेम्स। और दूसरा जो फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है, फॉरवर्ड कमिटमेंट क्या होता है, ये कंट्रैक्ट्स होते हैं आपस में जो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब मैं आपके साथ ये कहता हूँ कि ठीक है जी, ये मोस्टली जैसे एग्रीकल्चर के अंदर चलता है कि जी आपकी फसल तैयार होने वाली है, 15 दिन बाद फसल तैयार हो जानी है, मैं पहले ही आपसे कंट्रैक्ट कर देता हूँ कभी तुम्हारी ये फसल जैसे ही पक जाएगी, रेडी हो जाएगी, ये मैं तुमसे ख़रीदूँगा, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा। आप और वो सेलर और परचेज़र दोनों पहले ही एक दूसरे के साथ प्राइस तय कर लेते हो, ठीक है। कि भी एक किसान है, लेट्स अज्यूम उसकी 100 मन गंदम, आपको अंदाज़ा है कि 100 मन होगी, आप उसके साथ क्या तय करते हो कि तुम्हारी 100 मन गंदम जो है ना 1000 रुपये के हिसाब से मैं ख़रीदूँगा, ठीक है जी। वो कह देता है ठीक है। अब ये आपका फॉरवर्ड के फ्यूचर की बात होगी या कल को, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, कि आपने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है कि मुस्तकबिल के अंदर मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा, और उसने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी कि मैं ये चीज़ बेचूँगा, ठीक है, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स। अब ये जो फॉरवर्ड कमिटमेंट्स होती हैं ये भी ट्रेडेबल होती हैं, ठीक है। आपने कहा जी मैं 100 मन ख़रीदूँगा, अब बाद में आपका नहीं मान रहा या आपके पास नहीं है, आप किसी दूसरे को बेच सकते हो कि भाई मैंने उस आदमी के साथ 1000 रुपये में तय किया, वो इतनी मुझे गंदम देगा, मेरी जगह पर तुम उससे ले लो, दरमियान में मुझे इतना कमीशन दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो और तुम डायरेक्ट चीज़ उससे ले लो, ठीक है, मैंने उससे बातचीत की हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो ये ट्रेडेबल होते हैं, आप इन्हें भी दे सकते हो, किसी और को मुंतकिल कर सकते हो, ठीक हो गया।
अब ये जो फॉरवर्ड कमिटमेंट्स होती है, ठीक है, ये दो जगहों पे ट्रेड हो सकती है। एक तो एक्सचेंज ट्रेड का सीधा सीधा आपने किसी के साथ कर लिया। जब ये किसी के साथ ट्रेड होती है तो उसके हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूचर कंट्रैक्ट। क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर कंट्रैक्ट, कि हमने मुस्तकबिल का कंट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है जी, आप मेरे साथ ये तय कर लो। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ना, अगर मैं एग्रीकल्चर के अलावा बात करूँ तो ये एक्सचेंज रेट में चलता है। कंपनीज़ ने देखो बाहर के मुल्कों पर चीज़ें बेचनी भी होती हैं और ख़रीदनी भी होती हैं। कंपनी ने ये प्लान किया है कि जी मैंने बाहर के मुल्क से 2 करोड़ की मशीनरी ख़रीदनी है, ठीक है, और मुझे उसकी ज़रूरत है 4 माह बाद। अब डॉलर तो जो है आगे पीछे होता रहता है, करेंसी तो चेंज होती रहती है। तो कंपनी क्या करती है, किसी बैंक के पास जाएगी या किसी ब्रोकर के पास जाकर, मतलब करेंसी डीलर के साथ उससे बातचीत करेगी कि भाई मुझे इतने जो है डॉलर चाहिए, 4 माह बाद मुझे इतने डॉलर चाहिए। जैसे मैंने 2 करोड़ का, तो फ़र्ज़ करो जी वो, अब मैं उसे करेंसी को बदलता हूँ। मैं ये कहता हूँ, कंपनी को पता है कि ये जो मशीनरी है इसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख डॉलर है, ठीक है। अब कंपनी को 1 लाख डॉलर चाहिए, तो कंपनी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है 4 माह पहले किसी ना किसी बैंक, किसी ना किसी अदारे से कि भी 4 माह बाद मुझे 1 लाख डॉलर चाहिए, बताओ आप उस दिन मुझे किस प्राइस पे दोगे, ठीक है। अभी 4 माह पहले ही आपकी गियरिंग हो गई है, ठीक है। लेट्स अज्यूम वो कहते हैं कि ठीक है जी मैं आपको 103 रुपये पे दे दूँगा। अब ये 103 रुपये पे आपकी गियरिंग हो गई, आपने एडवांस पे कर दिया या ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 4 माह बाद इतने 1 लाख डॉलर जो है वो 103 रुपये के हिसाब से आप उससे ख़रीदोगे और वो आपको बेचेगा। अब महीना गुजरा, आपने देखा कि यार मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मशीनरी की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब मशीनरी नहीं चाहिए। अब क्या करें? अब आप क्या कर सकते हो कि वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उसके साथ कि आप ख़रीदोगे, वो आप किसी और ऐसे आदमी को बेच सकते हो जिसने ख़रीदना हो। आप उससे कह सकते हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उस कंपनी के साथ किया हुआ है, उस बैंक के साथ, उन्होंने मुझे इस गेट को 1 लाख डॉलर देना है 103 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो आज मार्केट हो गई है 104 रुपये, तो मैं ये कहता हूँ कि जी या लेट्स अज्यूम 105 रुपये मार्केट हो गई, तो मैं कहता हूँ भाई तुमने 105 आज मार्केट है, तुमने 105 का ज़रूर देना है। मैंने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 103 का, तुम ऐसा करो 103 का जाकर उससे ले लो, मुझे 1 रुपया ऊपर दे दो, यानी कि 104 के हिसाब से तुम ले लो, ठीक है, जाकर उससे ख़रीद लो। तुमने मार्केट से ज़रूर 105 का ख़रीदना है, तो आप किसी दूसरे को भी सेल आउट कर सकते हो। तो इस वजह से ये जो होते हैं ये भी मार्केट के अंदर कंसीडर होते हैं, ठीक है। और ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कमिटमेंट, ठीक है, जिसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं अगर वो एक्सचेंज या ट्रेडेबल हो, ठीक हो गया। दूसरा फॉरवर्ड कमिटमेंट होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में क्या होता है कि आप काउंटर के ऊपर, ठीक है जी, कि जी ये वाला एसेट, ये वाली चीज़ मैंने ख़रीदनी है, आप उसका मुआहदा करते हो और ये आपस में आपकी डीलिंग हो रही होती है, आपस में आप बहस करके उसका रेट तय करते हो, उसका टाइम पीरियड तय करते हो। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब मैं अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, अब चलो पहले ये दूसरा लफ्ज़ बोल देता हूँ, फिर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। अब ये जो ओवर द काउंटर होते हैं ना, इसके अंदर सबसे पहले आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी साइड पर जो एक्सचेंज क्रेडिट वाला होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो इधर ओवर द काउंटर होता है उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों का फ़र्क है। अब फ्यूचर और फॉरवर्ड का फ़र्क क्या है कि जो फॉरवर्ड होता है वो कस्टमर स्पेसिफिक होता है। कस्टमर आपस में तय करता है कि भाई इतना रेट होगा, इतने मंथ हो गए, ये सारी डिटेल उसकी आपस में आप लोग तय करते हो। जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मार्केट स्पेसिफिक होता है, 3 माह, 6 माह, 9 माह ऐसे टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है। ये जो फ्यूचर होता है ये ट्रेडेबल होता है, आप किसी को भी बेच सकते हो। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिक होता है, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे तय करते हो, तो वो किसी दूसरे को बेचना इतना आसान नहीं होता। आपकी ज़रूरत किसी दूसरे की ज़रूरत से पूरी मैच नहीं होती। मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको इस तरीके से क्लियर करता हूँ कि लेट्स अज्यूम आप घर बनवा रहे हो, ठीक है। अब घर बनवाने के अंदर आपने क्या तय किया जी? आपने कहा कि जी मैंने ये घर बनवाना है, मुझे इसके लिए विंडोज़, वो जो ग्रिलें लगी होती हैं विंडोज़ के अंदर, ग्रिल जिसे हम बोलते हैं लोहे की, आपने वो तैयार करवाई,
ठीक है। आपने आप उसको कहा किसी मैकेनिक को कि जी मुझे चाहिए 10 इधर लगनी है, वो आपने कभी देखा होगा, वो आएगा, वो आके साइज़ लेगा पूरे का पूरा, लंबाई चौड़ाई सभी की लेकर फिर जाएगा, फिर उस लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तैयार करेगा। और आपने फर्स्ट को उसने कहा जी मैं हफ्ते बाद आपको तैयार दूंगा, तो वो तैयार करके हफ्ते बाद आपको ला के देगा। अब आप ये कहते हो कि यार मुझे अब इन ग्रिलों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो ग्रिलें आपका कोई और दोस्त है, वो भी अपना घर बना रहा है, आप उसे कहते हो कि यार मुझे इन ग्रिलों की ज़रूरत नहीं है, तुम ये ले लो। क्या ज़रूरी है कि उसके घर की जो विंडोज़ उसने रखी हैं वो सेम साइज़ की हों? ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो ग्रिल का साइज़ आपके घर का है, आपकी विंडोज़ का है, वही सेम टू सेम उसका भी हो। तो अगर उसका वो सेम नहीं है तो वो आपकी इन ग्रिलों को क्या करेगा, उसको कोई फ़ायदा? उसे तो फिर उसके ऊपर मरम्मत साइज़ सारा कुछ करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कस्टमर स्पेसिफिक होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यार ये ट्रेडेबल नहीं होता जल्दी, क्योंकि दूसरा आपको अपनी रजामंदी का, अपने सेम रिक्वायरमेंट का दूसरा आदमी जल्दी नहीं मिलता। जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये मार्केट स्पेसिफिक होते हैं, मार्केट की डिटेल होती है सारी इसके अंदर, ये आसानी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप गए, आप जाकर फर्नीचर शॉप से कहा कि जी मुझे सोफ़े चाहिए, उसने दिखाया जी ये डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आपने वो डिज़ाइन कोई पसंद किया और सोफ़ा ले आए। अब वो आप जाओ, मैं जाऊँ, कोई भी जाकर वो सोफ़ा ले सकता है। आपने किसी से बात की ये सोफ़ा मुझे महीने बाद चाहिए, उसने कहा ठीक है जी 10,000 का दे दूँगा, ओके हो गया। अब फर्ज करो आपने नहीं लेना, आप किसी दूसरे दोस्त को कह सकते हो, उसने लेना है कि जी मैंने उससे 10,000 की बात की थी, आजा मैं तुझे ले देता हूँ, ठीक है, वो 10,000 का उससे ले दे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपकी बातचीत हुई हुई है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जो फॉरवर्ड कमिटमेंट्स हैं उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक एक्सचेंजेबल और एक ओवर द काउंटर। जो ओवर द काउंटर है उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, और जो ट्रेडेबल होते हैं उसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो मार्केट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि फॉरवर्ड ट्रेडेबल नहीं होते जबकि फ्यूचर ट्रेडेबल होते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। आपकी इसके अंदर एक और चीज़, इन दोनों का फॉरवर्ड और फ्यूचर का डिफरेंस जो मैं बताता चलूँ कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि ये कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, कस्टमर्स ने, लोगों ने आपस में मिलकर तय किया है, तो इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो भी चेंजेबल होती है, ठीक है। जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसकी मैच्योरिटी वही फिक्स 3 माह, 6 माह, 1 दिन, 1 हफ्ता, महीना, ऐसे फिक्स होती है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं होता 14 दिन 13 दिन नहीं, बल्कि वो 15 दिन हो गए, महीना होगा, ऐसे फिक्स डेज होंगे, ठीक है। जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर स्पेसिफिक होता है, आपका दिल करे 2 दिन और आधा दिन, 2.5 दिन कर लो, 3.25 दिन कर लो, क्योंकि आपने और दूसरे आदमी ने रजामंद होना है, जहाँ पर दोनों रजामंद हो गए वहाँ पर आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनका फ्यूचर और फॉरवर्ड का थोड़ा सा मेन डिफरेंस था जो कुछ मैंने इधर बता दिया। ओके जी, नेक्स्ट यही डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ की मज़ीद थोड़ी सी ऑप्शंस डिटेल में बातचीत की गई है, ठीक है, थोड़ी सी मज़ीद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर एक ऑप्शंस आ गया और एक फ्यूचर्स आ गई, ये भी इसकी मतलब क्या वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शंस बेसिक पोजीशन उसकी क्या होती है, उसके अंदर आप ये तय करते हो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, आप अपने ब्रोकर को कहते हो कि भाई ये नेस्ले के मैंने शेयर्स खरीदने हैं, अभी ये 103 पे चल रहा है, ठीक हो गया। जैसे ही ये 100 पे आए ना, तुमने मेरी तरफ से ना 100 शेयर्स खरीद लेने, ठीक हो गया। आपने उसे कॉल कर दिया कि इस रेट पर आया तो तुमने मेरे लिए बाई कर लेना है, इसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। दूसरी साइड पे एक होती है पुट ऑप्शन, जो सेलर है उसने क्या कहा कि भाई ये नेस्ले कंपनी के इसके हम 103 के शेयर्स बिक रहे हैं, उसने एजेंट को कहा कि भाई जैसे ही ये ऊपर आए 105 पर आए तो तुमने मेरे ये जो 100 शेयर्स हैं ये बेच देने, ठीक हो गया। तो अगर आपने ये तय किया है कि इस रेट पर जाकर मेरे शेयर्स बेच देने हैं,
तो उसे हम कहेंगे पुट ऑप्शन सेल कर देने हैं। अगर आपने ये तय किया है कि यहाँ पर आकर तुमने मेरे शेयर्स बाय कर लेने हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑप्शंस। ठीक हो गया। दूसरी इसकी टर्म्स के अंदर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सपायरेशन डेट और एसेट्स। एसेट्स मतलब कौन सी चीज़, नेस्ले के शेयर्स हैं तो आपके लिए एसेट क्या होगा, नेस्ले के शेयर्स। एक्सपायरेशन डेट, क्या आप एक्सपायर डेट भी उसे बताते हो कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे शेयर्स 100 रुपये का आए तो ख़रीद लेना, ये मैं सिर्फ 2 दिन के लिए कह रहा हूँ। ये ना हो कि महीने बाद जाकर शेयर 100 का आए तो वो उस टाइम ख़रीद गए, ऐसा नहीं, बल्कि आप एक एक्सपायरी डेट भी बताते हो कि यार हफ्ते के अंदर अंदर ना देखना, अगर ये 100 तक आ जाए ना तो तुम खरीद लेना। अब ये जो हफ्ता है ये क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस, क्या आप प्राइस बताते हो कि जी 100 रुपये तक आएगा तो फिर बाई करना है, 105 तक आएगा तो फिर सेल करना है। तो ये इसकी टर्म्स होती हैं। दूसरी साइड पर जो फ्यूचर्स होती हैं उनमें क्या होता है, उसकी बेसिक वो 2 होते हैं, एक लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग के अंदर बाय हम उसे बोलते हैं लॉन्ग ऑप्शन, इधर हम बोलते थे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, उसे हम कहते हैं लॉन्ग फ्यूचर्स और शॉर्ट फ्यूचर्स। लॉन्ग का मतलब बाय कि भी फ्यूचर में इतने शेयर्स बाय कर लेना, और शॉर्ट का मतलब सेल कि भी सेल कर देना, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है टर्म्स, डिलीवरी डेट होती है कि इस डेट को तुम मुझे बाय करके चीज़ दे देना, तुम मेरी चीज़ सेल कर देना। और दूसरा एसेट्स होता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। वहाँ पर एक्सपायरेशन डेट, यहाँ पर डिलीवरी डेट होती है, वहाँ पे एक्सपायरेशन डेट होती है। यहाँ पर कोई एक्सरसाइज प्राइस नहीं होती, वहाँ पर एक फ़िक्स प्राइस भी होती है। ठीक हो गया जी। तो ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ थी कुछ, उनके बारे में डिटेल्स थी। हमने मनी मार्केट को डिस्कस किया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया, फिर हम उसके बाद कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट की तरफ चले गए, उसके बारे में हमने डिस्कशन की। ठीक हो गया। फिर हम आगे आए, फिर आगे आकर हमने बॉन्ड्स मार्केट को डिस्कस किया, उसके बारे में डिस्कशन की। फिर हमने इंडेक्सेस को डिस्कस किया कि इंडेक्सेस कैसे बनते हैं, और फिर लास्ट के अंदर अब आकर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ को हमने डिस्कस किया। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में और भी बहुत कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं, स्वैपिंग आती है, वो सब कुछ आता है। बट मैं टू द पॉइंट रहना चाहता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें जितनी ज़रूरत है उतनी की डिस्कस किया जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, इसकी सेपरेट बुक्स हैं, वहाँ पर डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डेरिवेटिव मार्केट को भी डिस्कस किया गया। यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसे मैंने डिस्कस किया। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट इसे क्लोज करते हैं।